आज हमारी असाइनमेंट सर्वे एंड बाउंड्रीज, दो असाइनमेंट हैं। ये चैप्टर 10 है, 116 से लेकर 134 तक। इन दो असाइनमेंटों को हमने कवर करना है। तो सबसे पहले सर्वे, जो सर्वे के सेक्शन है उसको हम रेड आउट करेंगे। 116, 118, 119 और 120। और इसी तरह जो बाउंड्रीज से रिलेटेड सेक्शन है वो 117, 121, 122 और 123 है। ये सेक्शन जो है वो बाउंड्री मार्क की तरफ निशानदेही करते हैं और ये वाले सेक्शन जो है सर्वे के साथ है। फिर जो सेक्शन 129, 131, 132 और 133 है, ये वो सेक्शन है, ये दोनों इकट्ठे बाउंड्रीज के हवाले से भी और सर्वे के हवाले से भी इकट्ठे रेड आउट किए जाएंगे। और आखिर में पेनल्टी वो दोनों के साथ आप लिख सकते हैं। अब अगर आपसे वो पूछता है कि सर्वे के ऊपर पूरी असाइनमेंट आ जाती है, तो सबसे पहले आपने 116, 118, 119 और 120 लिखने हैं। फिर आपने सीधा चले जाना है 129, 131, 32, 33 और 134 पे आपकी असाइनमेंट फाइनल हो जाएगी। फिर अगर वो 20 नंबर का क्वेश्चन लेता है इसके ऊपर, बाउंड्री मार्क्स के ऊपर, तो फिर आपने स्टार्ट लेना है 117, 121, 22 और 23। ये लिखने के बाद फिर डायरेक्ट आप 129, 31, 32, 33 पे जाएंगे और एंड पे पेनल्टी लिख के वाइंड अप कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारी असाइनमेंट जो होगी वो कवर हो जाएंगी और हमें गाइड बुक और हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं है। इसको अच्छे तरीके से जो बंदा समझ लेता है फिर वो अपने नोट्स डिक्लेयर करे, उस पर रिसर्च वर्क करे, उस पर ऐड करे इन सेक्शनों के ऊपर और अपना रिसर्च वर्क जाहिर करे। अब देखिए कि रेवेन्यू सर्वे में बी इंट्रोड्यूस्ड बाय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन एनी पार्ट ऑफ प्रोविंस। पूरे पंजाब में या पूरे सूबे में कहीं भी सर्वे जो होगा उसको इंट्रोड्यूस कौन करवाएगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करवाएगा। इट शैल बी लॉफुल फॉर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व्हेनेवर इट मे डीम्ड एक्सपीडिएंट। ये लफ्ज जब दिए जाते हैं ना, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का विल को शो करते हैं कि व्हेन इट मे डीम्ड एक्सपीडिएंट, कि जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समझे कि ये मुनासिब है। किसके लिए? सर्वे के लिए। ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की विल को, ये लाजमी नहीं है कि हर साल के 1 जुलाई को ले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जी हमने सर्वे करना है, या कोई भी महीना। जब उसकी डेट पार्लियामेंट वाले कानून में फिक्सेशन नहीं है तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सवाबदीदी पार को ज़ाहिर करने के लिए ये लिख दिया जाता है कि whenever it may deemed expedient। तो जब वो मुनासिब समझ ले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कि हमने सर्वे करना है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? टू डायरेक्ट बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के जरिए पहला काम है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कि वो अपना हुक्मनामे जारी करे। द सर्वे ऑफ एनी लैंड इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोविंस। पूरे पंजाब में किसी भी पूरे सूबे में किसी भी सूबे के किसी हिस्से का सर्वे उसने करना है विद द व्यू। तो अब विद द व्यू का मतलब क्या होता है? इस नजरिए से, मतलब उसका मकसद क्या है? टू द सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो मकसद फिर भी मनी कैश पे रुका कि हम लैंड रेवेन्यू की सेटलमेंट कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छी चीज वो लगती है जो कलेक्शन करनी है हमने मनी की इन शेप ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो सर्वे का पर्पस भी जो हमारी पिछली असाइनमेंट थी, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू था। तो दूसरी असाइनमेंट भी उसी के साथ जुड़ी हुई है कि सर्वे का जो हत्तल इम्कान और हर लिहाज से और कतई मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड रेवेन्यू की तरफ इशारा करता है। एक मकसद तो उसका
सर्वे करने का मकसद उसने क्लियर बता दिया कि नंबर 1 सेटलमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, और नंबर 2 उसने बताया द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जमाबंदी की तैयारी, ये दूसरा मकसद है सर्वे का। और तीसरा मकसद उसने बताया प्रिजर्वेशंस देयर ऑफ, और वहां पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर्वे के मैटर में या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के मैटर में या कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के मैटर में, उनको मद्देनजर रखा जाता है तहफ़्फ़ुज़ात। और फॉर एनी अदर सिमिलर पर्पज, और आखिरी बात पर्पस जो उसने बताया चौथे नंबर पे, तो उसने कहा कि इसी तरह का कोई और पर्पस भी होगा तो सर्वे होगा। तो अब देखें, हम लोग इसी एक सेक्शन के पहले सब क्लास में 2-3 पेज लिख सकते हैं कि सबसे पहले सर्वे करने की अथॉरिटी किसके पास है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का अख्तियार कितना वुसअत रखता है? पूरे प्रोविंस के ऊपर। वो चाहे तो पूरे प्रोविंस का सर्वे कर डाले, वो चाहे तो किसी पार्ट ऑफ प्रोविंस का सर्वे कर ले। तो अगली हमारी हेडिंग आ जाती है किस बिट के ऊपर? अगर जब हम इस सेक्शन 116 को अच्छे तरीके से खोलते हैं, मकसद विद द व्यू, इस नजरिए के साथ, लेकिन ये पावर ऐसी नहीं है, तो उसकी पावर की जो सवाब दी डायरेक्शन आ जाती है कि जब वो मुनासिब समझे। मुनासिब वो कब समझेगी? कि जब जमाबंदी में बिगाड़ आ रहा है, जब लैंड रेवेन्यू की कलेक्शन में मसले पैदा हो रहे हैं, कोई और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या इसी तरह का कोई और पर्पस था जिसकी वजह से हमारे करेक्ट रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हतमी फैसला ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने निकाला कि सर्वे करें, फिक्स तयन करें और अपने पर्पस को पूरा करें। तो उसका जो मकसद था, ये 4 मकसद पे मुश्तमिल सर्वे होता है। तो फिर कहते हैं कि एंड सच सर्वे शैल बी कॉल्ड अ रेवेन्यू सर्वे। तो इसका नेम हम क्या देंगे? रेवेन्यू सर्वे। जैसे लैंड रेवेन्यू था, अब रेवेन्यू सर्वे आ गया है। तो रेवेन्यू सर्वे में एक्सटेंड टू द लैंड्स, तो इसकी वुसअत अब उसने, अब अगली हेडिंग हमारी किस बात पे आ जाएगी? एक्सटेंड, वुसअत के ऊपर, टू द लैंड्स ऑफ एनी विलेज। तो पहली बात है कि सर्वे की वुसअत होती है सिर्फ जमीन की हद तक, और वो जमीन भी विलेज की, टाउन की, सिटी की। जर्नली अगर हम सर्वे की क्लासिफिकेशन करें तो जर्नल सर्वे जो होगा वो किसके ऊपर आ जाएगा? विलेज, टाउन और सिटी के ऊपर। ये टाउन और सिटी में क्या फर्क होता है? ये आपको फर्क ही नहीं मालूम? सबसे पहले जो छोटा छोटे, जिसको हम कस्बा बोलते हैं, विलेज बोलते हैं, जिसको गांव कहते हैं हम जिसको, उसके बाद अगर उसकी आबादी बढ़ जाती है, ये जाके देखना पड़ेगा इस टाउन कमेटी वाली जो बुक है, उसमें लिखा होता है कि अगर एक विलेज में अफराद की तादाद 500 से बढ़ जाए या 1000 से बढ़ जाए या लाख से बढ़ जाए, तो उसको हम दर्जा दे देते हैं टाउन का। फिर अगर कोई टाउन है और उसका क्या नाम है, आबादी बढ़ चुकी है और उसकी आबादी इस तरह की पहुंच चुकी है कि उसको सिटी का दर्जा देना पड़ जाता है कि जी इसकी आबादी 5 लाख से बढ़ गई है, अब 6 लाख से बढ़ गई। तो अब जो हमारे यहां पे स्कीमें काट रहे हैं, जी मैंने टाउन काटा है, ये उस सेंस में इस्तेमाल नहीं होता जो ये हर 2 एकड़ का टाउन, 2 कनालों का टाउन, ये इस तरीके से। लेकिन असल जो टाउन की स्कीमें थी या जो जिसके ऊपर टाउन कमेटी बैठती है, वो अलग मैटर है। वो ये आबादी के बढ़ने की सूरत में विलेज, टाउन और सिटी के दर्जे बने हुए थे। अब मैं चाहूं जी 2 कनाल का सिटी बना रहा हूं, ऐसा हो सकता है? 2 कनाल का सिटी, 2 कनाल का टाउन, कमाल है वैसे।
generally are to such land only as may be specified in the notification. या फिर अब देखें सर्वे की भी दो किस्में होगी, जर्नली में टाउन आ जाएगा, विलेज आ जाएगा, सिटी। जी हमने रहीम यार खान सिटी का सर्वे कर लिया, कहानी खत्म। हमने जी गांव मक्सी आशिक हुसैन मक्सी का सर्वे कर लिया, हमने टीबी लाड़ा टाउन एक बहुत बड़ा है इसका सर्वे, कहानी खत्म। इसके बाद आ जाता है स्पेशल सर्वे। स्पेशल सर्वे के लिए उसने बताया कि जो नोटिफिकेशन में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सर्वे के लिए जारी करता है तो वो एक खास पर्पस के लिए होगा, तो एक सड़क के लिए हो सकता है, नहरों के लिए हो सकता है, किसी पर्पस के लिए जो, तो उसके लिए उसने कहा सच सर्वे शैल, इसमें लिखा है सच लैंड ओनली एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, ऐसी जमीन जो नोटिफिकेशन में लिखी होगी। हमने दरियाई इलाके का सर्वे करना, कच्चे का सर्वे करना, वो स्पेशल सर्वे होगा। सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑर्डर के ताबे रहते हुए इट शैल बी लॉफुल फॉर द ऑफिसर्स कंडक्टिंग इन एनी सच सर्वे to accept any land to which it not seem expedient that such survey should extend। तो उस सर्वे को वुसअत नहीं दे सकता, अगर वुसअत दे वो ऑफिसर जो सर्वे करने आया तो सबसे पहले वो हुक्मनामे के ताबे रहते हुए। अगला सेक्शन जो था 118 था सर्वे का, सर्वे फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो पहली बात थी जब उसने यही लिखी थी पहले सेक्शन में कि सर्वे किस मकसद के लिए था, कि कलेक्शन लैंड रेवेन्यू के लिए और प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अब उसी के ऊपर उसने सेक्शन बना दिए। When any land is being surveyed in the pursuance of rules under class C of section 55 under section 116 तो अब कहते हैं कि सेक्शन 55 और सेक्शन 116 के तहत जो रूल बने हुए हैं उसके ताबे रहते हुए एनी रेवेन्यू ऑफिसर डायरेक्टिंग द सर्वे, कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर हुक्मनामा जारी करेगा सर्वे का, बाय नोटिस, तो पहले नोटिस निकालेगा, फिर प्रोक्लेमेशन जारी करेगा, इश्तिहार, रिक्वायर ऑल पर्सन हैविंग राइट्स और इंटरेस्ट, वो तमाम इंसान जो जिसके हकूक हैं और जिसके मफाद हैं, किसमें, इन द लैंड, जमीन में, टू अटेंड पर्सनली, के खुद इसमें शामिल हों, और थ्रू ऑथोराइज्ड एजेंट या अपने एजेंट के थ्रू, तो क्या करे, एंड इंडिकेट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, और एक खास मुद्दत दी जाती है कि आप निशानदेही करें, बाय टेम्परेरी मार्क्स ऑफ a kind to be described in the notice or proclamation, कि इस लैंड में खास किस्म की निशानदी है जो आपने इस प्रोक्लेमेशन में लिखनी है। The limits of those rights or interest, और उन हकूक और मफाद की लिमिट्स भी बता दी जाएगी कि ये इतनी वुसअत रखता होगा। फिर कहते हैं 2 पे, if a person to whom the notice or preparation is addressed, कि जिसको नोटिस और इश्तिहार मिल गया और वो क्या हो गया, फेल टू कंप्लाई विद द रिक्वेजिशन, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिस और वो इश्तिहार निकाला था उसकी शराइत को पूरा करने से क्या हो गया है, फेल हो गया है, तो कहता है he shall be liable at the discretion of revenue officer to a fine which may extend to 50 rupees, 50 रुपए का जुर्माना। हाँ, तूने फाइल लगाना है उसको। अब आगे देखें 119 था सर्वे के मुतल्लिका, assistance to be given by holders and others in the measurement or classification of land। तो मामनत हमने हासिल करनी है किससे, होल्डर्स जो कब्जे में हैं, या एंड ऑथर्स इन द मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड्स, के या कोई दूसरे हैं जो जमीन की क्लासिफिकेशन और
पैमाइश को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो उससे हम क्या लेंगे, असिस्टेंस लेंगे। इट शैल बी लॉफुल, ये कानून में लॉफुल होगा फॉर द रेवेन्यू ऑफिसर के लिए, टू कॉल अपॉन ऑल ओनर्स ऑफ द लैंड, के तमाम जमीन मालिकों को बुला लेगा, एंड अदर पर्सन इंटरेस्टेड देयरिन, और या कोई दूसरे लोग हैं जो जिसका इस लैंड में मफाद है, टू असिस्ट, मामनत दें, इन द मेजरमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, के लैंड की पैमाइश हो सके और तकसीम हो सके, टू विच द सर्वे एक्सटेंड, के जिसमें सर्वे की वजूसत है, बाय प्रोवाइडिंग फ्लैग होल्डर्स एंड चेनमैन, और उनको फ्लैग दे दी, झंडे दे दिए जाएंगे कि फला फला निशानदाही पे लगाते जाएं, चेनमैन दे दिए जाएं, चेन बना के कि ये सर्वे हो रहा है, एक लाइन बना के दे दे, आदमी खड़े कर दे, एंड सच ऑनर शैल बी बाउंड टू प्रोवाइड सूटेबल पर्सन, और वो बंदे एक मुनासिब पर्सन प्रोवाइड करेंगे, टू एक्ट एज फ्लैग होल्डर्स, कि वो झंडे पकड़ के खड़े हों मौके के ऊपर के सर्वे हो रहा है, एंड चेन मैन, और चेन एक जैसे घड़ी की चैन बनाते हैं कि ये जगह है, उसके ऊपर बाउंड्री लगा सके, क्योंकि जब सर्वे मार्क लगता है तो वो जैसे अब रोड के ऊपर लगे होते हैं तो एक पीले पीले से वो कूपे बने होते हैं, तो इस तरह, तो इधर उसने कहा कि कुछ हमें बंदे प्रोवाइड करें जो फ्लैग उठाएं या एक चेन मैन बनाएं कि वो एक लाइन बना के खड़े, ताकि हम सर्वे अच्छे तरीके से कर सके, निशानदाही सही तरीके से हो। If the owners of land fail to provide suitable person to act as flag holders and chainmen, do not provide them in sufficient number, तो प्रोवाइड भी किए 2-3 sufficient, काफी नंबर में बंदे पेश नहीं किए, and it becomes necessary to employ hired labor for the object of oversight, तो इसके लिए अगर उनको लेबर किराए पे लेनी पड़े तो ले लें, और अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इनसिडेंटल टू सर्वे प्रिपरेशंस, या कोई और ऑब्जेक्ट पत्थर, नुमीने, लकड़, बाड़ वगैरह जो भी ले आए जो इंसिडेंटल शनाख्ती अलामत को ज़ाहिर करे आप सर्वे प्रिपरेशन के सर्वे की तैयारी हो सके। if it shall be lawful to assess the cost there of, तो यहाँ पे कास्ट का तयन भी किया जाएगा विद ऑल कंटीजेंट एक्सपेंसेस, और जितने मशरूत अखराजात हैं ऑन द लैंड सर्वे फॉर लोकेशन फॉर कलेक्शन एज एन एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम सच ऑनर, तो हम उसको ऐसे कलेक्ट करेंगे जितने अखराजात उस सर्वे के ऊपर आ रहे हैं, बंदों की लेबर के ऊपर आ रहे हैं, तो उसको हम ऐसे कलेक्ट करते हैं मालिक से जैसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। और अगला सेक्शन सर्वे का कौन सा था, 120, प्रोफेशनल सर्वेस। इफ इट इज फाउंड नेसेसरी टू मेक अ सर्वे बाय एन एजेंसी, प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग जो आते हैं, स्पेशल एक जैसे कंपनी बनी हुई है, जैसे कंपनी गार्ड प्रोवाइड करती है, कंपनी वह आपको एक आला किस्म के तकनीकी लोग प्रोवाइड करते हैं कि हम आपको सर्वे करने में माहिर हैं, तो आप हमें खर्च अखराजात दें, हमारे खर्चे और हमारी तनख्वाहें पूरी करें, हम आपको एक आला नस्ल का स्टे करके देंगे, आला नस्ल का सर्वे करके देंगे। इफ इट इज फाउंड नेसेसरी टू मेक अ सर्वे बाय एन एजेंसी, कि किसी एजेंसी से सर्वे करवाएं, अदर देन दैट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, और रेवेन्यू ऑफिसर से हट के, एंड विलेज ऑफिसर, ये हमारा लंबड़दार हुआ विलेज ऑफिसर। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पब्लिश अ नोटिफिकेशन, और इसके लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी होगा, स्टेटिंग, और नोटिफिकेशन में क्या लिखा जाएगा, द local area to be surveyed and nature of the survey, the names of official designation of the officer by whom the survey is to be made, the kind of boundary marks to be erected by the officers, या किस किस्म के हमने बाउंड्री मार्क इरेक्ट करने हैं, खड़े करनी हैं उन ऑफिसर्स के लिए,
तो ये चीजें हम लिख के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक प्रोफेशनल किस्म का सर्वे करवाएगी। From the date of the notification की date, the officer specified therein and the person acting under their order shall have for the purpose of survey the power conferred on revenue officer by section 30। ये section 30 में उसको पावर दी जाती। ठीक हो गया। अब आ जाए बाउंड्री मार्क्स के ऊपर, हदूद के ऊपर 117। इसके रेलिवेंट प्रोविजन में 1 to 1, 1 to 3 and 1 to 2। तो पहले हम 117 पढ़ेंगे। पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू डिफाइन बाउंड्रीज। तो रेवेन्यू ऑफिसर की ये पावर है कि वो हदूद को क्या बनाए, डिफाइन करे, क्लियर करे। रेवेन्यू ऑफिसर में फॉर द पर्पस, अब ये रेवेन्यू ऑफिसर आ गया, इसका मकसद है फॉर द पर्पस ऑफ framing any record or making any assessment under this act। कि रेवेन्यू ऑफिसर किस लिए बाउंड्री मार्क बना रहा है, कि उसका मकसद भी उसने बता दिया। पहला पर्पस है उसका फ्रेमिंग एनी रिकॉर्ड, कोई उसने रिकॉर्ड तैयार करना है। और दूसरा पर्पस क्या है, मेकिंग एनी असेसमेंट, या किसी चीज का तायुन करना है इस एक्ट के ताबे, या आर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड, या तीसरा कोई बंदा दरखास्त दे देता है जो मफाद रखता है कि क्या की जाए, डिफाइन द लिमिट्स ऑफ एनी एस्टेट, कि मेरी जायदाद की लिमिट्स को डिफाइन कर दें, या ऑफ एनी होल्डिंग, या कोई कब्जा गुजार है वो कहते हैं कि मेरी बाउंड्री जो है उसकी लिमिट्स बना दें, या आर अदर पोर्शन ऑफ एन एस्टेट, या किसी जायदाद का कोई और हिस्सा है, एंड मे फॉर द पर्पस ऑफ इंडिकेटिंग दोज लिमिट्स रिक्वायर बाउंड्री मार्क्स टू इरेक्टेड और रिपेयर्ड, कि या क्या नाम है कि बाउंड्री मार्क्स इरेक्ट कर दें, खड़े कर दें या रिपेयर कर दें, उसके लिए भी आप दरख्वास्त दे सकते हैं। तो ये 5 पर्पस उसने बॉडी रेवेन्यू ऑफिसर के लिए बताए कि कोई दरखास्त दे देता है, या उसने कोई रिकॉर्ड तैयार करना है, या कोई असेसमेंट इस एक्ट के तहत होनी है, या कोई और जायदाद उसके साथ जुड़ी हुई है, या बाउंड्री मार्क्स इरेक्ट कर दें या रिपेयर कर दें, कोई भी थर्ड पर्सन एप्लीकेशन दे के ये बाउंड्री मार्क्स रेवेन्यू ऑफिसर से लगवा सकता है। तो सर्वे देखें, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से डायरेक्शन लेनी पड़ती है, और जो बाउंड्री मार्क्स है वो सीधा किसके पास आ गया, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार का काम है ये। नंबर 2 सब क्लास 2117 की कहती है कि इन डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ एनी लैंड अंडर सबसेक्शन 1 द रेवेन्यू ऑफिसर मे कॉज बाउंड्री मार्क्स टू बी इरेक्टेड, कि वो रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा वो वजह बन जाएगा और खड़ा कर देगा, इरेक्ट कर देगा बाउंड्री ऑन एनी बाउंड्री ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, कि जैसे कोर्ट का हुक्म आया और पहले से कोर्ट का हुक्म आया हुआ है उसके मुताबिक, या रेवेन्यू ऑफिसर और एनी फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द फॉरेस्ट एक्ट 1927 और रीस्टोर या बहाल कर देगा एनी बाउंड्री मार्क ऑलरेडी सेटअप, जो पहले से सेटअप हो चुकी है बाय ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर। तो उसने ऑफिसर और अदालतों के भी हुक्मनामों को भी ताबे लाते हुए कि कोई कोर्ट का फैसला आ चुका है, कोई फॉरेस्ट जंगलात ऑफिसर ने सर्वे करके गया, सॉरी बाउंड्री मार्क करके गया है, या कोई और ऑफिसर है रेवेन्यू ऑफिसर जो इस बाउंड्री अब की दरखास्त देने से पहले का हुआ पड़ा है, तो वो जाके उसको बहाल भी करवा सकता है। अब अगला सेक्शन 121 पे, effect of the settlement of power of board of revenue to make rule for demarcation of boundaries and erection of boundary marks। तो 121 कहता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये अख्तियार हैं कि वो डिमार्केशन कर सके, और क्या नाम है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये अख्तियार आता है कि वो रूल बनाए किसके लिए, डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज एंड इरेक्शन ऑफ बाउंड्रीज। डिमार्केशन को हदबंदी कहते हैं,
जी, और इरेक्शन ऑफ बाउंड्रीज के बाउंड्रीज को खड़ा करते। The Board of Revenue may make rule as to the manner in which the boundaries of all or any of the estates in any local area are to be demarcated, and as to boundary marks as to erected within those estates। तो क्या नाम है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 121 के तहत रूल बनाने का अख्तियार दिया। क्या आप इनके ऊपर रूल बनाएंगे। फिर आ गया हमारा सेक्शन 122, इफेक्ट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री, के अगर किसी बाउंड्री की क्या हो गई है, सेटलमेंट हो गई है कि यहां पे बाउंड्री होनी चाहिए, तो उसका असर क्या होगा। द सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन, जो पहले प्रोविजन दी गई है उसके मुताबिक बाउंड्री सेटल हो गई। Of this chapter shall subject to the provision of chapter 13 be determinative, कि उसको हम डिटर्मिनेटिव तयशुदा समझेंगे क्या, कि ऑफ द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द बाउंड्री लाइन और बाउंड्री मार्क्स, कि ये जो बाउंड्री लाइन है या बाउंड्री मार्क है ये प्रॉपर पोजीशन में है। Of the rights of the land owner on either side of the boundary fixed in respect of the land adjudged not to be apparent, appertain or their respective holdings। तो दोनों, एक हमने बाउंड्री मार्क्स यहाँ ऐसे सीधी बना दी, तो इसके भी मालिक और इसके भी मालिक उनके राइट को अच्छे तरीके से तायन कर दी। उसको हमने अपार्टेन कर दिया है कि ये इससे इधर से आप मालिक हैं और इधर से आप मालिक हैं। अब इस बाउंड्री मार्क को कोई आगे पीछे नहीं करेगा, जो भी आगे पीछे करेगा तो वो सजा का मुर्तकिब होगा। तो whenever a boundary mark has been so fixed, the collector may under rules to framed to this behalf by Board of Revenue with the previous approval of government evict, खाली करेगा any land owner को who is wrongly in possession of any land। तो कलेक्टर जो है वो बंदे को उठवा लेगा, खाली करवा लेगा जमीन को जो wrongfully उसने अपने कब्जे में ली हुई है, which has been adjudged in the settlement of boundary not to appertain to his holding or to the holding of any person through or under whom he claim। तो जैसे वो क्लेम कर रहे हैं, अगर वो wrongfully ज्यादा possessed हो गया है, दोनों ऑनर, अब देखें झगड़े भी तो इसी बात पे बनती है। हमारे इधर देहातों में तो बनने के ऊपर झगड़ा है, भाई बन्ना मेरा इधर आ रहा है, एक कहता है बन्ना मेरा इधर आ रहा है, तो उधर कहीं आकर कत्ल हो जाते हैं यहाँ पे। तो उसका बेहतर हाल यही है कि आप 122 की एप्लीकेशन दे, 117 की एप्लीकेशन दे के रेवेन्यू ऑफिसर से आप उसकी बाउंड्री मार्क करवा दें, कहानी खत्म। अगली बात सेक्शन आ गया हमारे पास 123, पावर टू फिक्स बाउंड्री बिटवीन राइवेरियन स्टेट्स। अब राइवेरियन किसे कहते हैं, दरियाई जमीनों के दरमियान। अब जब दरिया सिंध अपनी तोगयानी में आता है तो फिर सारे बाउंड्री मार्क्स गायब हो जाते हैं, तो उसके एक मजबूत किस्म की बाउंड्री मार्क्स बनाए जाते हैं, तो उनकी बाउंड्री फिर दोबारा उन निशानात के जरिए बहाल की जाती है जब पानी खुश्क हो जाता है सर्दियों में। When any two or more state are subject to river action, जब दो या दो से ज्यादा जायदाद ताबे हो गई रिवर एक्शन के, एंड द लिमिट्स ऑफ एनी सच स्टेट्स आर बाय एनी लॉ रूल ऑफ कस्टम और यूजेज, तो कहता है कि उसकी जो हदूद होंगी किसी लॉ के जरिए, किसी रूल ऑफ कस्टम और यूजेज के जरिए, या ऑर्डर के जरिए, या डिक्री ऑफ एनी कोर्ट के जरिए और अदर अथॉरिटी के जरिए, applicable thereto, liable to vary according as variation may from time to time occur in the course of action of such
रिवर के जब दरिया किसी की तरफ रुख मोड़ लेता है तो उसने नहीं देखने निशानात बाउंड्री मार्क्स, उसने सबको मिलियमेट कर देना है। अगर कोई बाउंड्री मार्क बहुत मजबूत लगा होता है तो उसके साथ दरिया के साथ मट्टी आती है, जहाँ पे उभार इरेक्शन होती है उसके ऊपर मट्टी आ जाती है और फिर लड़ाई का बहस बन जाता है। जब दरिया खुश्क होता है तो वो कहता है ये जमीन मेरी है, ये मेरी है, निशान दिखाओ, फलां दिखाओ। तो कहते हैं इसकी तयन के लिए पहली बात है कि बाय लॉ जो कानून कहता है उसके मुताबिक बाउंड्री करें, या वो कहता है कि कोई रूल बने हुए कस्टम या यूजेज के जरिए, या कोर्ट की डिग्री ले ले, या कोई ऐसा ऑफिसर है जो पहले से तयन कर लिया उस रेवेरियन स्टेट का तयन बाउंड्री मार्क उस तरीके से होगा। The Board of Revenue may order a permanent boundary line to be fixed between any state or such portion thereof as liable to river action। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक परमानेंट किस्म की बाउंड्री मार्क लाइन बना देगा जो राइवर एक्शन के जरिए से तबाह हुई थी। Upon an order being made under subsection 1, the collector shall fix a boundary line between such a state or पोर्शन ऑफ सच स्टेट अकॉर्डिंगली। तो कलेक्टर जो होगा वो तमाम तार इंतजामात करेगा इस बाउंड्री लाइन के लिए। शैल डिमार्केट्स द सेम, और वहाँ पे निशानात बनाएगा अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 117 और 121 के तहत। फिर तीसरा सेक्ट क्लास आ गई, एवरी सच बाउंड्री लाइन शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू हिस्ट्री ऑफ द स्टेट। तो उसकी स्टेट की हिस्ट्री भी देखी जाएगी कि पिछले पहले इसकी ऊपर डिमार्केशन कैसे होती रही है, एंड इंटरेस्ट ऑफ द persons respectively owning and them are possessing rights जो वहाँ पे काबिज हैं therein in the such manner as may be just and equitable, जो ऐन इंसाफ करीना इंसाफ के मुताबिक और हालात वाक़ियात के मुताबिक हो। No such boundary line shall be deemed to have been permanently fixed until it has been approved by the commissioner, कि जब तक कमिश्नर अप्रूव ना कर दे तो ऐसी बाउंड्री लाइन जो होगी वो परमानेंट नहीं होगी। जब लाइन कलेक्टर लगा देता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कहने के ऊपर तो उसको अप्रूवल कहाँ से लेंगे? कमिश्नर से लेंगे डिवीजन लेवल पे। अब हमारे सेक्शन आ जाएगा जो हमने इकट्ठे पढ़नी है, किसके साथ? दोनों असाइनमेंट सर्वे के साथ भी लिखेंगे और बाउंड्री मार्क के साथ। और वो 129, 131, 132 और 133 है। 34 एंड पे पेनल्टी। सर ये एक्सप्लेनेशन नहीं करना सर? नहीं, एक 129 पे आ जाए। Rights transferred to be liable to all the incidents of tenure of the state to which the transfer is sorry ये 128 129 cost of erection and repair of boundary and survey marks, ये दोनों के लिए देखें तो उसकी जो बाउंड्री मार्क और सर्वे मार्क लगाने के लिए जो अखराजात आता है कहता है कौन बर्दाश्त करेगा? Subject to any rule, the Board of Revenue may, with the previous approval of government, make in this behalf boundary and survey marks shall be erected and kept in repair by or at the cost of person interested in the land for the indication of limits of which they are required। तो गवर्नमेंट बहुत सियानी है, कहता है जो बंदा इंटरेस्टेड है वो इसके तमाम अखराजात भी खुद बर्दाश्त करे। Provided that the government may in any case direct that the cost of erection shall be borne by government or be paid out of the proceeds of the village officer cess। तो कहता है कि बाज़ औक़ात कोई शाज़ व नाज़िर किस्म के केस आ जाएं जिसमें कोई ख़ास किस्म हो तो वो बंदा गरीब है, यतीम है, या उसकी कोई और चीज़ नहीं है, तो उस ख़ास हालात में कहते हैं कि इसके अखराजात सर्वे और बाउंड्री मार्क के कौन बर्दाश्त करेगा? गवर्नमेंट से या विलेज सेस जो पटवारी या बयाना साल का जमा करता है उससे बर्दाश्त किए जाएंगे। सर अगर एक टेनेंट है और ओनर भी है, लैंड ओनर भी, उनमें से फिर किसके ऊपर होगा? टेनेंट वो तो भाई जान जैसे उनका टेनेंसी
का एग्रीमेंट लिखा होगा उसके मुताबिक होगा। टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा होगा कि अगर आप सर्वे करवाओगे तो खर्चा भी खुद दोगे, मैं करवाऊंगा तो मैं खुद दूँ, वो तो एग्रीमेंट के मुताबिक हो, ये कोई बड़ी बात नहीं। आगे आगे हमारा 130 रिकवरी ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय गवर्नमेंट। तो कहते हैं कि जो कॉस्ट किसने बर्दाश्त की है, गवर्नमेंट ने, तो उसकी रिकवरी कहां से होगी। इफ द पर्सन इंटरेस्टेड इन द लैंड फेल टू इरेक्ट और रिपेयर अ बाउंड्री or survey mark within 30 days from the date of their being required by revenue officer to do so। revenue officer सर्वे करके गया या बाउंड्री लगा के गया और उसे कहा कि 30 दिन के अंदर अंदर अपनी बाउंड्री लाइन खड़ी कर लें, the revenue officer may cause it to be erected or repaired। तो रेवेन्यू ऑफिसर फिर खुद वजह बन जाएगा कि वो 30 दिन तक खुद नहीं करते, तो रेवेन्यू ऑफिसर खुद जाएगा वहां पे ट्रैक्टर ट्राली का हल का इंतजाम करके बाउंड्री लाइन बनाएगा। Where the revenue officer causes a boundary or survey mark to be erected, तो अब रेवेन्यू ऑफिसर वजह बना बाउंड्री और सर्वे मार्क उसने खड़ा कर दिया, एंड रिपेयर कर दिया, he shall subject to any rules or direction under section 1 to 9 apportation the cost, जो उसके ऊपर ज़ाहिरी कास्ट होगी among the person interested in the land in such manner as the deemed just and careful certify the same to the collector। फिर भी उसने कहा कि अगर जाके कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर खुद जाके करता है तो फिर वो उस एक्शन, उस बाउंड्री मार्क्स, उस सर्वे जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे उन सब से वो तलब किए जाएंगे कि ये आप इस बाउंड्री मार्क और सर्वे से आप फायदा उठा रहे हैं, लिहाजा अपना अखराजात इसके अदा करो। द कलेक्टर में रिकवर द कास्ट फ्रॉम सच persons as if it were an area of land revenue, तो उसको ऐसे रिकवर किया जाएगा जैसे लैंड रेवेन्यू। हाँ जी। अगला सेक्शन हमारा कौन सा था, 131 जी 131। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स। तो किसकी आखिर जिम्मेदारी होगी कि उसको मेंटेन भी रखे, ये नहीं है कि आज बने कल फिर खराब हो जाए या कोई उखाड़ के फेंक दे पता ही नहीं हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके खाते में पड़ती है। एवरी लैंड ओनर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड गुड रिपेयर ऑफ द बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स ऑफ हिज होल्डिंग। तो हर लैंड ओनर जो अपने कब्जे की जमीन या जो होल्डर है जिसने कब्जे में रखा हुआ है वो जिम्मेदार होंगे बाउंड्री और सर्वे मार्क के कि उसको अच्छी हालत में रिपेयर करके रखे। एंड फॉर एनी चार्जेस रिस्पॉन्सिबल incurred on account of the same by revenue officer in case अल्ट्रेशन रिमूवल और डिस रिपेयर। तो अगर उस बाउंड्री मार्क के ऊपर या कब्जे के ऊपर या कोई चार्जेस आते हैं तो वो रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा उसकी तरफ से, रेवेन्यू ऑफिसर के अकाउंट से जो गवर्नमेंट का अकाउंट होगा उससे काटे जाएंगे। 32 तो कहता है रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ और इंजरी टू बाउंड्री और सर्वे मार्क्स। कोई भी बंदा अगर कोई नुकसान पहुंचा देता है, तबाह कर देता है, हटा लेता है या नुकसान पहुंचाता है बाउंड्री और सर्वे मार्क्स, तो उसकी रिपोर्ट किधर जाएंगी। एवरी विलेज ऑफिसर और एन स्टेट शैल बी बाउंड टू फर्निश अ रेवेन्यू ऑफिसर विद इंफॉर्मेशन respecting the destruction or removal or any injury done to any boundary or survey mark lawfully erected in the state। लैंड ओनर और विलेज ऑफिसर जो होगा वो क्या नाम है, रिपोर्ट करेगा रेवेन्यू ऑफिसर को कि एक बंदे ने यहाँ पे बाउंड्री मार्क को नुकसान पहुंचाया है, इंजरी किया या तबाह कर दिया, रिमूव कर दिया। 133 है जी है। Land measurement or survey to be based on a square system or rectangulation, square मुरब्बा, और रेक्टेंगुलेशन का मतलब होता है मुस्ततील शक्ल में होगा, या उसको मुरब्बा शेप में ले आए या उसको मुस्ततील शेप में ले आए। Save as many specifically be otherwise provided for the rule made in this behalf by Board of Revenue with the previous approval of government। land measurement of survey shall be based on square system, star बना लें इसको, or rectangulations and no survey or marks
number shall be made less than 1 acre in area। तो सर्वे एरिया जो होगा कम से कम 1 एकड़ से कम ना हो, बीघे के ऊपर ना हो। 2 कनालों को देखें, 20 मरले मिलते हैं तो 1 कनाल बनती है, 8 कनालें मिलती हैं, 4 कनालें मिलती हैं तो 1 बीघा बनता है, 2 बीघे मिलते हैं तो 1 एकड़ बनता है, और 25 एकड़ मिलते हैं तो 1 मुरब्बा बनता है। समझ आई? तो सर्वे मार्क को जितना भी कम लेके आए, एकड़ से कम नहीं होगा, और बाउंड्री भी एकड़ से कम नहीं होनी चाहिए। और अब आखिरी सेक्शन है हमारा पेनल्टी वाला, 134 वाला। छोड़ें उसको। पेनल्टी, if any person willfully destroys or injuries or without lawful authority, willfully नियतन तबाह करता है, इंजरी करता है, या विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, या बगैर किसी अथॉरिटी के, मैं चला जाता हूं यार ये सर्वे मार्क उठा दो, मेरे पास अथॉरिटी तो है नहीं, एनी अथॉरिटी रिमूव्स अ बाउंड्री और सर्वे मार्क लॉफुली इरेक्टेड, और उनको रिमूव करा जो कानूनी तौर पर खड़े किए गए थे। He may be ordered by a revenue officer to pay such fine not exceeding 50 rupees for each mark so destroyed। कितना लिखा हुआ है? 500। अब अमेंडमेंट हो गई, बुक्स मेरे पास पुरानी है। 500 रुपया अगर आप एक मार्क को नुकसान पहुंचाओगे, तो वहां पे अगर 20 मार्क लगे और आपने सब लिखा दिए, तो कम से कम आपको 10,000 की पेनल्टी पड़ेगी। 1 पे 500। हाँ, 1 पे 500। देखें, गौर से देखें, नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज फॉर ईच मार्क, ईच के लफ्ज को स्टार बना ली, सो डिस्ट्रॉयड, जितना हर मार्क जितना उसने डिस्ट्रॉय किया, इंजर्ड किया और रिमूव किया। In the opinion of the revenue officer, be necessary to defray the expenses of restoring the same and rewarding the person if any who gives information of the destruction, injury or removal। और जो बंदा डिस्ट्रक्शन, इंजरी और रिमूवल की इतला देगा, उसको रिवार्ड इनाम दिया जाएगा। कितना इनाम? ये नहीं लिखा उसने। हम ये तो अब तुम इसी काम पे आप लग जाओ कि मैंने ये खबरें देनी है और इतना इनाम वसूल करना, और मजे की बात है मिन्हा करना, काटना। अब देखे ना कि अगर हम फर्ज करें ऐसे अच्छे काम कर भी लेते हैं, खबर भी देते हैं, और वो केस प्रूव भी हो जाते हैं, और हमारी इंफॉर्मेशन भी करेक्ट होती है, तो खर्चा तो जो उसका इनाम होगा वो डीसी ने देना है। फिर 2 महीने फाइल तैयार करें, डीसी के पास जाएं, खजाने की रिपोर्टें लगें, तो जितना इनाम हो 1000 रुपया और हम उसके ऊपर 5000 लगा ले, तो ऐसा मुमकिन है भी सही और नहीं भी सही। ठीक हो गया। सेकंड क्लास में अल्लाह हाफिज।